हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। चलिए, अपनी मूल कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट क्लास अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। अब मैं आपको, जैसे हमने क्लास के अंदर डीपीपी नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या होमवर्क करके लाना पहले ही बता देता हूं मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास का आपका जो होमवर्क है, आपको मूल कॉन्सेप्ट की शीट मिल गई होगी बेटा। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कई बच्चे मॉड्यूल भी बोलते हैं। मूल कॉन्सेप्ट की शीट आपके कैरियर विल के ऐप पर आ गई है मेरे बिट्टू, ठीक है। इसमें आप क्या करना, मैं आपको होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क है शीट के अंदर से देख के बता रहा हूं कि आपको अभी पहले प्रैक्टिस के हिसाब से इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करने चाहिए, तो वो हम सॉल्व करेंगे। आ, एक मिनट भाई, है ना। यस, क्वेश्चन बैंक। आप इसमें मेरे बच्चों क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करना। क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप अभी आज की क्लास के बाद मेरे बच्चों 1 से लेकर 12 तक सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपको, क्योंकि आपने कुछ डीपीपी भी सॉल्व कर लिए, थोड़ा आपको मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, आप पहले रिवाइज करिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स को जो हमने आज तक कवर किए हैं आज की क्लास के तक, है ना। और फिर ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कोशिश करिए कि 12 में से आपको सारे 12 आ जाएं। एटलीस्ट 10 या 11 जरूर आने चाहिए, ये जरूरी है। कोशिश करिए 12 की 12 आ जाए। सब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के बाद ये आपको आ जाने चाहिए। तो ये आपका मेरे बच्चों होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। लिख लें आराम से। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं यार, क्या चक्कर है, कनेक्ट नहीं हुए क्या भाई? एक मिनट, मालूम करते हैं मेरे बच्चों। तो अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। तो ये होमवर्क, मूल कॉन्सेप्ट शीट, क्वेश्चन बैंक 1 to 12, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट। एक मिनट में चेक करवाता हूं भाई साहब, आपके कमेंट वमेंट नहीं आ रहे। सर, बच्चों कुछ नहीं आ रहा है, कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। बच्चे कनेक्ट हुए नहीं हुए? हो गए? मालूम कर लीजिए, मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, बच्चों के कमेंट आ गए। बच्चों कमेंट नहीं आ रहे थे, मैंने बोला कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे वाह 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 वाह। हाँ, बाद में डीपीपी नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे। पहले 1, 2, 3 कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। हर चीज को स्टार्ट कर दीजिए आप, ताकि हम ऑलराउंडर बनेंगे। शीट भी करेंगे, बुक में से भी करेंगे, और डीपीपी भी करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक 1 से 12 होमवर्क हो गया। मूल कॉन्सेप्ट शीट ले लीजिएगा, कैरियर विल की ऐप पर शीट अवेलेबल है, ये मत बोलना अवेलेबल नहीं है। और जो भी लिखो छोटा लिखा करो, क्योंकि बहुत तेज निकलते हैं बेटा कमेंट। बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं ना, बहुत छोटा लिखो जब भी लिखो, है ना। नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ बच्चों ने इतना बड़ा लिखा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या रहा। आ, आपने जो बच्चे मेरी बुक सॉल्व करना चाहते हैं, टॉपर्स तो करते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। तो आपको मेरी बुक का 18th एडिशन ऐड का परचेज करना चाहिए। 18th एडिशन ये आपको अमेजन पे भी मिल जाएगा, बालाजी पब्लिशर पर भी मिल जाएगा, है ना। उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। माई बुक ऑथर को आजकल आप जानते हैं, आपके बढ़िया रिलेशन चल रहे हैं इनके साथ में, शानदार चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 18th एडिशन है ना, ठीक है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चन डेली टू सॉल्व, आपकी बेटा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। जेई टॉपर बनने के लिए, जेई के टॉपर्स में आने के लिए आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करते जाइएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, बुक डिलीवरी टाइम इज मोर देन वीक, ओके ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर अमेजोन पर वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है,
तो कोई बात नहीं, मैंने आज सुबह बात की थी, आज ही सुबह बात की, तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी अगर ऐसा है तो, डोंट वरी, है ना। तो आप आराम से समझ लीजिए, मैं मेरी बुक का जो डिस्कशन करूंगा वो एक साथ करूंगा सारे प्रॉब्लम का। उससे पहले मैं डीपीपी 1 2 डिस्कस कर चुका हूं, 3 कर चुका हूं, 4 हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बता दूंगा मैं आपको। और शीट भी सॉल्व करना स्टार्ट करें, है ना। तो आप चिंता ना करें, वो मेरा काम है आपको धीरे धीरे चैंपियन बनाने का। बस आपको इंटरेस्ट लेते हुए क्लासेस के बाद में या क्लास खत्म होने के बाद आपको विद इन 24 आवर्स मेरे लेक्चर्स को या मेरे लेक्चर को रिवाइज करना चाहिए, ताकि आप धीरे 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 चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ेंगे, है ना। और ध्यान रखें, सेकंड में क्या लिखा है बेटा? अच्छा, सेकंड में तक बुक आएगी। अच्छा ठीक है, आपकी बुक में थ्योरी है क्या? आपको मेरी बुक में थ्योरी का बेसिक लेवल दे रखा है जितना चाहिए, लेकिन आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूं वो आपके जेई मैन और एडवांस के लिए इनफ है। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है, ओके। पार्थ लिख रहा है सर मुझसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं या देखो भाई, अगर आप 11th क्लास में हैं और अगर आप मेरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं और फिर अगर डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपसे होने चाहिए, वो आपका पॉजिटिव साइन है जेई मैन के लिए। और अगर नहीं हो रहे हैं, इट्स मीन आप स्कूल लेवल के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं कि बस रट रहे हैं जैसे तैसे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा। जेई मैन एडवांस क्रैक करने के लिए आपको अपने माइंड को एनालिसिस करने के लिए थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरे साथ सिंसियरली पढ़ें, और जैसा मेरा ट्रैक है 23 ईयर से ज्यादा का स्टडी का बच्चों को कराने का, तो उसमें आपको हार्ड वर्क की बहुत जरूरत पड़ेगी, ताकि आप आराम से फिर जेई मैन और एडवांस दोनों क्रैक करें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बैंक जो है अपनी बुक के अंदर ही है मेरे बच्चों। ये होमवर्क अलग है, ये अलग पार्ट चल रहा है ना। ये आपने परचेज कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं कराया वो कर लें आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आराम से 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, बच्चे बोल रहे हैं कुछ 5-7 दिन बाद आएगा, कोई बात नहीं, हम 7 दिन बाद भी आराम से डिस्कस कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, डोंट वरी। तब तक आप शीट सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको और डीपीपी दे दूंगा तो डीपीपी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, अब मेरे बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था लिमिटिंग रिएजेंट, इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको जाने से पहले हिंट दे दिया था, समझाया था 2 चीजें, कि लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है मेरे बच्चों जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले फिनिश होता है। अब प्लीज कमेंट रोक दें, प्लीज कमेंट रोक दो भाई, हो गया यार, अब पढ़ते हैं, है ना। सर मॉक टेस्ट कब देना है? पूरा शेड्यूल बनेगा आपका, डोंट वरी, आपके टेस्ट वेस्ट जो होंगे आपको बता दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। सर हाउ टू रिमेंबर ऑल कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज करना पड़ेगा कार्तिक द्विवेदी। इसका सिंपल तरीका होता है कि आपको क्लास हर बार हर लेक्चर, कोई भी ऑनरेबल डायरेक्टर पढ़ा रहे हो, सर पढ़ा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पढ़ने के बाद विद इन 24 आवर्स उसको रिवीजन करो मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है। और उन चीजों को याद करो, पहले समझना होता है फिर याद भी करना होता है, क्योंकि आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्कूल एजुकेशन नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, 8th 9th 10th नहीं है, अब आप बड़े हो रहे हो, अब आप वर्ल्ड के टफेस्ट 2nd नंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका नाम है आईआईटी जेईई, समझ रहे हो। जितना मुझे मालूम है आर्टिकल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, व्हाटएवर न्यूज़पेपर के थ्रू, हमारा ये आईआईटी जेईई का कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर 2nd नंबर पर टफेस्ट माना जाता है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। चलिए, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में 100% फिनिश हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो आपके पास 2 या 3 रिएक्टेंट है मेरे बच्चों, तो वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले फिनिश होगा तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ही वो रिएक्टेंट सबसे पहले फिनिश होगा तो दूसरे जो सब्सटेंस है वो ज्यादा हो सकते हैं, बच जाएंगे, तो रिएक्शन आपकी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो हमेशा प्रोडक्ट की कैलकुलेशन रिएक्टेंट के बेसिस पर करते हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, ये वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की लिमिट को डिसाइड करता है, मतलब प्रोडक्ट का कितना मोल या मास प्रोड्यूस होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट की, बता दिया था मैंने आपको। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं ये जानने से पहले एक पार्ट रह गया था, मैंने आपसे पहले कवर कर लिया था, और मैंने आपको यह भी समझाया था कि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। वो रिएक्टेंट, रिएजेंट भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों और रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, एक ही बात है। तो वो रिएक्टेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब ये सब्सटेंस रिएक्शन के एंड में मेरे बच्चों बचता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर कभी आपको प्रोडक्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ऑलवेज फाइंड विच सब्सटेंस इज लिमिटिंग रिएजेंट, देन सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड फॉर्म प्रोडक्ट एज पर रिएक्टेंट मोल्स।
जिसका नाम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बेसिस पर लिमिटिंग रिएजेंट को पहले आइडेंटिफाई करो और उसके बेसिस पर फिर प्रोडक्ट के मोल्स को प्रोड्यूस करो, है ना। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा मेरे बच्चों, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट के बाद इसका नाम क्या है, एक्सेस रिएजेंट, जो हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा। ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में होता है। इसका जानने से पहले मैंने एग्जांपल दिया था, फिर दोबारा बताऊंगा। अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट क्लास में हमारा ये पार्ट चल रहा था मेरे बच्चों, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में और आराम से बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर कि हाउ वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे आसान काम होता है, पहले जो आपकी रिएक्शन में मेरे बच्चों रिएक्टेंट हैं, ठीक है, उनके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। दो बातें होंगी, या तो मोल्स प्रोवाइडेड होंगे या उनके मास वगैरह प्रोवाइड होंगे, तो उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब रिएक्टेंट के सब जितने भी रिएक्टेंट हैं 2 और 3 व्हाटएवर, उनके मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो। मोल्स के बाद उन्हीं जो भी रिएक्टेंट है आपके, उनके मोल्स को उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये वैल्यू जिस रिएक्टेंट के लिए सबसे कम होगी मेरे बच्चों, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका फायदा क्या है बता रहा हूं आपको। अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो आप कॉमन सेंस से बेसिक आइडिया लगाते हुए सिंपल स्टोइकियोमेट्री का आराम से पता लगा लें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं और उनके मोल्स किसी फ्रैक्शनल रैशनल वैल्यूज में दे रखे हैं, तो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है या फाइंड आउट करने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहां काम आएगा। रिएक्टेंट के मोल्स को उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जिस रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू मिनिमम होगी, वो ही मेरे प्यारे बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसका फायदा क्या है, या इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, या अपन प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो क्या होता है, आराम से देखिए। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा 2A प्लस B कन्वर्टिंग इनटू, सपोज मैंने लिखा 3C। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बेटे इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस से अगर हम इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर दें कि आपके पास कुछ इनिशियल मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स आपको प्रोवाइडेड हैं। सपोज करिए इसके मोल्स आपके पास 5 हैं या 6, जो भी है व्हाटएवर, कुछ भी ले सकते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी ले लो आप। आपने 8 मोल लिए, इसके मोल्स सपोज करिए आपने ऐसे ही 5 ले लिए। आप बोलोगे ठीक है सर। तो इसमें क्योंकि 2 ही रिएक्टेंट है और मोल्स भी जो है आपको एक सिंपल इंटीजर नंबर में दे रखे हैं, तो आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं। 2 मोल ऑफ A will react with 1 मोल ऑफ B, so 8 मोल ऑफ A will react with 4 मोल्स ऑफ B। इसका मतलब A कौन है, आपका A लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। लेकिन कोई बच्चा बोलता है सर कि मैं आपने जो अभी बोला था उसके हिसाब से बताओ, समझाता हूं। जिस समय B के 5 मोल्स कंज्यूम होंगे, उस रिएक्शन में A के डबल मोल्स कंज्यूम होने चाहिए, लेकिन आपके पास यहां पर A के मोल्स केवल 8 हैं। तो आप पहले क्या करो, जो मैं सिखा रहा था वो सीखो कि दोनों 2:1 में रिएक्ट करने चाहिए। तो मैं अगर इन दोनों को उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं मेरे बच्चों, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आराम से देखो 8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा 5। तो आपको अब यहां आराम से दिखेगा, बिना माइंड पे स्ट्रेस डाले हुए, कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, किस रिएक्टेंट के लिए मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम है। जिसके लिए वैल्यू मिनिमम है उसका नाम होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारे मेरे बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये समझो, उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करने के पीछे लॉजिक क्या है वो समझना जरूरी नहीं है। अगर आपको बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी बताता हूं कि सर जिस समय में B के 1 मोल कंज्यूम होंगे तो A के डबल मोल्स कंज्यूम होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसको उसी के मोल को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर ये दोनों स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में हुए तो ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब B का 1 मोल कंज्यूम होगा तो A के डबल मोल कंज्यूम होने चाहिए, मतलब 2 मोल्स कंज्यूम होने चाहिए। तो मैं अगर 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 और 1
सेम वैल्यू हुई, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में है। जैसे इधर देखो दोबारा से, मान लो मैं उसी बात को दोबारा यहां लिख रहा हूं, 2A प्लस बी कन्वर्टिंग इंटू 3C। सामने देखो, इसके मोल्स है मेरे बच्चों, मान लीजिए ऐसे ही आपने लिखा सर इसके मोल्स हैं 4, ठीक है 4 मोल, इसके मोल्स है मेरे बच्चों 2। तो जैसे मैंने सिखाया, आराम सुनना, पेशेंस रखना पड़ेगा जेई मेन और एडवांस क्रैक करने के लिए। ज्यादा यहां पर कमेंट करने से, ऊट पटांग लिखने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों। जैसे अब बच्चे लगभग लिखना बंद कर चुके हैं। लिसन मी केयरफुली, है ना, ठीक है मेरे बच्चों, तो आराम समझ में आएगा। अब देखो, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करने चाहिए, तो इसका मतलब ये इसके कंपैरिजन में इसके मोल्स डबल होने चाहिए। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चों, इसके मोल्स को इसी के स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया है 2, 2 डिवाइड बाय 1 2 आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम है मेरे बच्चों, दोनों वैल्यू सेम है, तो लॉजिकली इनको 2:1 में लेना चाहिए था, आपने ले रखा था या ले रखा है, तो इसका मतलब है बोथ रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, बोथ रिएक्टेंट्स। लिख देता हूं आराम आराम से, आप भी लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि अभी समझ में आता है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। बोथ रिएक्टेंट्स आर इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, ठीक है मेरे बच्चों, बोथ रिएक्टेंट आर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, दोनों रिएक्टेंट यहां पर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में, क्योंकि 2:1 में होने चाहिए, तो आपने क्या किया, रिएक्टेंट के मोल्स को उसी के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही है, इट्स मीन बोथ आर इन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, मतलब दोनों ही एक साथ खत्म हो जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक कम या ज्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा देख रहे हैं कि इसके अगर 8 मोल हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड करूंगा 4, 5 को 1 से डिवाइड करूंगा 5, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो जिसके लिए वैल्यू कम आ रही वो ही कौन है मेरे बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसके बेसिस पर आप कैलकुलेशन करोगे। तो अब क्या होगा, सामने देखो मेरे बच्चों, 2 मोल विल प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ सी, सो 1 मोल ऑफ ए, यहां लिख दू मेरे बच्चों, 2 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, बोलो क्या लिखूं बेटा, 3 मोल्स ऑफ सी। तो मेरे बच्चों 1 मोल कितने प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस्ड 3/2 मोल्स ऑफ सी। अब आपके पास कितने मोल्स हैं, सामने देखो मेरे बिट्टू, आपके पास मोल्स हैं सर 8, तो आराम से लिखो 8 मोल्स ऑफ ए विल प्रोड्यूस या प्रोड्यूस्ड हाउ मच, 3/2 इंटू 8, कितना आ गया बेटा, 12 मोल्स ऑफ सी। बड़े आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना, 2 4 कैंसिल कर लीजिए आराम से, 4 12 आ जाएगा। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी आके कई बच्चे का छोटे होते हैं या उनको स्कूल की हैबिट होती है, वो उतना अच्छा एनालिसिस नहीं करते हैं, तो उनको आराम से एक लाइन लिख रहा हूं, 2 मोल ऑफ ए विल प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी, सो 1 मोल ऑफ ए विल प्रोड्यूस 3/2 moles of C, so 8 mole will produce 3/2 into 8, तो ये 12 moles C के आने चाहिए, ठीक है। और यहां पे आप अपने आप निकालो, यहां पर आपने 4 मोल लिए, दोनों ही स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में, जिधर से कैलकुलेशन करना हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से देखो, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनने चाहिए मेरे बच्चों, तो 2 मोल से कितने मोल बनेंगे, आप बोलोगे सर इसके 2 मोल से इसके 6 मोल बनेंगे। ये लीजिए, आराम से देख लीजिए, लिखने देना सर, क्या नाम है, परम पटेल, लिखो लिखो, मनन लिख रहा है, समझ में आ गया सर, वेरी गुड, अच्छी बात है मनन। सर इतना होमवर्क नहीं हो रहा है, कहां होमवर्क दे दिया इतना भाई, अन्नू ठाकुर लिख रही हैं या लिख रहे हैं, इतना होमवर्क नहीं हो रहा है। आईआईटी क्रैक करना है, इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों मेरी काउंटिंग होनी चाहिए। 15 लाख बच्चे लगभग आईआईटी जेईई का आपके टाइम में एग्जाम देंगे, उनमें से आप 15,000 के अंदर आना चाहते हैं, हर 100 में से एक बच्चा आईआईटी में जाएगा, लगभग मान के चलें, ठीक है। तो
तो उसके लिए तो बेटा मेहनत करनी पड़ती है। और एक शीट या डीपीपी के जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको सॉल्व करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, तो इतना समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसका मतलब है उनका जो मेंटल लेवल है वो कंसंट्रेशन जो है वो पुअर साइड पर है, उनको बहुत आराम आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं यहां पर कि आप जिसको मान लो ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो सीधा सीधा देखा करो। 2 मोल के लिए ½ मोल चाहिए थे, 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए थे, सॉरी ऐसे बोलूंगा तो 8 मोल के लिए 4 मोल चाहिए थे, लेकिन 4 की जगह कितने मोल हैं? 5 हैं। इट्स मीन ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों, देखो और लो। सपोज ए प्लस, अब हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा ए या 2a प्लस 3b कन्वर्टिंग इनटू 5c। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे लेते हैं एग्जांपल कोई भी। अब आपको मोल्स दिए मैंने, आपको मोल्स दे दिए मेरे बच्चों, इनिशियल मोल्स। आराम से देखिए, इनिशियल मोल। सपोज अगर मैं आपको इसके 12 मोल देता हूं, आप बोलोगे ठीक है सर। इसके मैं आपको ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं इसके आपको 15-16 कुछ मोल्स दे देता हूं, आप बोलोगे ठीक है दे दो सर। मान लो मैंने 18 मोल दे दिए, ठीक है। तो 2 moles of A will react with 3 moles of B, आप बोलोगे ठीक है सर। So 1 mole will react with 3/2 moles of B. 2 moles of A reacted with, क्या लिखोगे? 3 moles of B. So 1 mole will react with 3/2, 12 moles of A reacted with, क्या लिखोगे मेरे बच्चों? 3/2 इंटू 12। तो आप बोलोगे सर ये कितने हो गए मेरे बच्चों? 18 मोल्स। इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट क्या है मेरे बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में है। तो इसका मतलब दोनों के मोल्स फिनिश हो जाएंगे और आपके पास C बन जाएगा। तो अब आराम से देखो बेटा, 2 मोल विल प्रोड्यूस 5 मोल, सो 1 मोल ऑफ A will produce 5/2 moles of C. So 5/2 इंटू क्या लिखोगे बेटा? 12। 5/2 इंटू 12, तो क्या करोगे बेटा? ये हो गया 6, 5, 30 मोल्स। तो आपके पास 30 मोल्स C के प्रोड्यूस होने चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पता लगा लिया स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में। अब मैं आपको दे रहा हूं, आपको दिमाग लगाना है कि सर इस बार मैं आपको सेकंड बार इनिशियल मोल्स दे रहा हूं। अब आपको मालूम करना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है? फिर और प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे ही मैंने अपनी मर्जी से यहां पे मेरे बच्चों 10 मोल्स लिख दिए इसके, और इसके 12 मोल लिख दिए। अब बताइए कि सी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? फटाफट सोचिए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। श्रेयांश पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है। थ्योरी पढ़ो, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा देखो चाहो तो, फिर प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो, है ना? प्रॉब्लम होने लग जाएंगे धीरे धीरे। सर टेलीग्राम चैनल नेम, बेटे मैंने जो आपसे कहा था, मैंने टेलीग्राम चैनल अभी अपना मतलब एक तरीके से वापस से स्टार्ट नहीं करा है, वो पड़ा होगा पहले का, मुझे ध्यान नहीं है। मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा आपको बताऊंगा, मई में स्टार्ट कर दूंगा। अभी आपने यूट्यूब चैनल अगर मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? एन अवस्थी के नाम से, सोडियम सर के नाम से। सबने ज्वाइन कर लिया होगा। कई बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं स्क्रीन पर, 20, 25 समथिंग अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन अब चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। देखो फटाफट, सबसे पहले ये मालूम करना कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। 2:3 में होने चाहिए थे, 10 के लिए 15 होने चाहिए थे। ये दिमाग यहां से एनालिसिस करना फास्ट आना चाहिए कि सर 2 के लिए 3, तो आपके 10 के लिए 15 मोल्स होने चाहिए। लेकिन कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को आराम आराम से करवाओ, तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 10 डिवाइड बाय 2 कितना है बेटा? 5, 12 डिवाइड बाय 3 कितना है बेटा? 4। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई बेटा, इसके लिए वैल्यू मिनिमम आई है। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप
प्रोडक्ट की कैलकुलेशन इसके बेसिस पे करोगे। अब सामने देखना मेरे बच्चों, जो थोड़ा स्लो रनर होते हैं मैं उनकी भी हेल्प करता हूं, जो स्लो सीखते हैं आराम आराम से। 3 मोल विल प्रोड्यूस 5 मोल, सो यहां लिख दूं 3 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस्ड या विल प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ सी, so 1 mole will produce 5/3, so 12 moles, 1 mole of B produced, क्या लिखोगे बेटा 5/, अब थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, बार बार मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है। 5/3 moles of C, ठीक है। आपके पास कितने मोल से मेरे बच्चों, 12 मोल्स, सो 12 moles of B produced how much मेरे बच्चों, 5/3 into 12, तो ये आएंगे 20 मोल्स। जिन भी बच्चों का आंसर 20 आया था वो सब करेक्ट है, इतने सारे बच्चों ने जो लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज ये सबके ही आराम से सॉल्व हो रहे हैं सबसे, है ना, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो आराम आराम से, पहले मैं एक एग्जाम्पल खुद कराऊंगा, फिर आप आंसर देना, ठीक है। अभी हम सब मिलकर एक फैमिली की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। विद इंटरेस्ट लीजिए, विद इंटरेस्ट प्रॉब्लम देखिए। आपको ये बताना पिंक कलर दिखता है कि नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है तो बताना। सपोज 2a + 4b + 5c कन्वर्टिंग इनटू, ऐसे लिख दिया मेरे बच्चों मैंने, 3d लिख देता हूं ऐसे ही, ठीक है, चलिए, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने मेरे बच्चों। अब आपके पास इनिशियल, मैं कुछ मोल्स लिख रहा हूं मेरी मर्जी से, इनिशियल मोल्स, ठीक है, आपको सुनना है, ठीक है, ओके। तो आपको ये देखो, एक बच्चा मतलब दिमाग नहीं लगा रहा है, ढंग से पढ़ नहीं रहा है, देखो प्रतीक नंदी नाम है इसका, सर बी कैसे लिमिटिंग एजेंट होगा, इतनी बार सिखाया, इतने एग्जाम्पल दिए बेटा कि मोल्स को उसके ही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम होगी। 4 बड़ा होता है कि बेटा 5 बड़ा होता है, यार ये तो आना चाहिए ना, आईआईटी तैयारी कर रहे हो तो, नहीं क्या मतलब है, ये तो 7th क्लास का बच्चा भी जानता है, थ्योरी लास्ट क्लास में लिखाई थी, इसका मतलब तुम बिना पढ़े आ गए मेरी क्लास में। इन्होंने, इस लड़के ने पुराना पार्ट रिवीजन नहीं करा है, ये कितनी गलत बात है बताओ। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो एफर्ट है वो 7th 8th क्लास के चल रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, है ना। तो ये लास्ट क्लास में भी लिखाए थे, अभी भी उसी के एग्जाम्पल कोड कर रहा हूं मैं, तो एनर्जी क्यों नहीं लगा रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो, पापा मैं थोड़ी पढ़ाएंगे आपकी जगह बेटा। उन्होंने तो एक अच्छा डिसीजन लिया लाइफ का कि आपको कैरियर विल पे एडमिशन करवा दिया, अब तुम फायदा ही नहीं उठाओगे हमारा, तुम्हारी बेवकूफी है। लास्ट क्लास में नोट्स लिखा है, लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिए छोटे मोटे, अब दोबारा विल थ्योरी बता रहा हूं दोबारा से, अच्छा पार्ट ये सिखाया कि जिसके लिए वैल्यू मिनिमम होगी वो लिमिटिंग एजेंट होगा, जो लिखा हुआ है उसी को पूछ रहा है वो बच्चा। इट्स मीन योर कंसंट्रेशन लेवल इज वेरी पुअर, अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाओ मेरे बच्चे। क्या नाम है, मिस्टर प्रतीक, है ना, जिसके लिए आराम से बता रहा हूं प्रतीक, जिसके लिए मोस्ट डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू सबसे कम होता है, वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ध्यान रखो तुम बेटा, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो सीधा सीधा मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम होगी वो ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। चलिए आगे आइए, अब देखो मेरे बच्चों, हमने इसके कुछ मोल्स लिखे मेरे बच्चों, मैंने यहां लिखा सपोज 3, यहां लिखा 5, सपोज यहां लिखा 8, ऐसे ही मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब आपको अपने आप मालूम करना चाहिए, लेकिन मैं पहली बार हेल्प करूंगा, अगला प्रॉब्लम आपसे करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो सारे बच्चे क्या करते हैं, हम मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे प्रतीक बच्चे ने पूछा तो उनके लिए एग्जांपल और कोड करता हूं, आराम आराम सीख लीजिए, ठीक है। चलिए सामने देखो बेटा, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया बेटा, 1.5, 5 डिवाइड बाई 4 ये कितना आया बेटा, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 25, 8 डिवाइड बाई 5 ये कितना आया बेटा, 1.30 मतलब 1.6। अब देख के बताओ प्रतीक बेटे, अब बताओ इनमें से कौन सबसे, किसके लिए वैल्यू सबसे कम आ रही है, या लिख के बताओ स्क्रीन पे, कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, बताओ मेरे बच्चों, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बताइए।
LR इज बी, वेरी गुड। इसके लिए वैल्यू मिनिमम आई है मेरे बच्चों, मिनिमम वैल्यू। तो प्रतीक बेटे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी तो ये कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके मोल्स देखो, सामने देखो बेटा प्रतीक, या जो बच्चे इनको समझ में नहीं आया अब सामने देखो। 4 मोल ऑफ बी, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 4 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस्ड हाउ मच, 3 मोल्स ऑफ सी। ठीक है बेटा, 1 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस 3/4 मोल ऑफ सी। ये भी ठीक है। आपके पास कितने मोल्स है प्रतीक बेटे, या दूसरे बच्चे जो भी है मेरे प्यारे बच्चे वो ध्यान दें, 5 मोल। सो 5 मोल ऑफ बी will produce 3/4 into 5 मोल ऑफ सी। तो कितना हो गया बेटा, 15/4 मोल ऑफ सी। 3 पॉइंट कितना आ रहा है, ओके 15/4। एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है 3.75। मेरे हिसाब से एक ही बात है, अर्पित राठौड़ ने लिखा है और बाकी बच्चे ने लिखा है 3.75। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो B इज लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि उसके लिए मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू सबसे कम है। तो अब आपको सिंपल सिंपल उनकी स्टोइकोमेट्री को फॉलो करना चाहिए। एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि मान लो किसी को नींद आई, गलती से खाना ज्यादा खा रखा हो, या वो एक्टिव नहीं है, या कंसंट्रेशन का लेवल पुअर है, तो वो जब भी इनको रिवाइज करेगा तो उसको लगेगा कि यार सर ने तो बहुत पढ़ाया था, मैं ही नहीं पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए और प्रॉब्लम अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा मेरे बच्चों। ये जो आपको गोल्डन चांस मिला है इसकी इंपॉर्टेंस आपको भी 1-2 साल बाद नजर आएगी। अभी आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि बहुत से बच्चे भी इतने सिंसियर नहीं होते आईआईटी की जी के हिसाब से। तो मेरे हिंदुस्तान के क्या बोलते हैं भावी इंजीनियर्स, सिंसियरली पढ़ो, है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब लिखो मेरे बच्चों, मान लो मैंने यहां ऐसे लिखा ए, सपोज 3A प्लस, मान लो ऐसे लिखा 5B प्लस 2C कन्वर्टिंग इनटू, मैंने ऐसे ही लिख दिया मेरे बच्चों यहां पर 1 2 3 4D ऐसे लिख दिया मेरे बच्चों, ठीक है, या प्लस E लिख दिया, इतना ही काफी है। चलो अब आपको मोल्स दे रखें, इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल मान लो ऐसे हमने इसके 10 प्रोवाइड कर दिया आपको, आप बोलोगे ठीक है सर मर्जी आपकी। मान लो इसके हमने 15 प्रोवाइड कर दिया, आप बोलोगे सर आपकी मर्जी, है ना। और इसके जो मोल्स हैं वो मान लीजिए ऐसे हमने 6 मोल प्रोवाइड कर दिए। अब तुम ही पता लगाओ कौन लिमिटिंग रीजेंट है मेरे बच्चों और कितने मोल्स प्रोडक्ट के बनने चाहिए। चलिए ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहां मोल्स ऑफ डी है। हाँ हाँ हाँ, सी की जगह डी लिख दूं, ठीक है बेटा, थैंक यू बेबी। एक मिनट, ये बिल्कुल सही बोला। एक बच्चे ने लिखा आपने सी की जगह डी की जगह सी लिख दिया था, थैंक यू बेबी, थैंक यू। आ जाइए, थैंक यू। चलो तो अब देखो, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 15 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा बेटा 3, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आया 3। ये वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब ये एक्सिस रिएजेंट है। तो आराम से लिखिए कि ये कहलाएगा कौन, एक्सिस रिएजेंट या एक्सिस रिएक्टेंट। इन दोनों के लिए वैल्यू सेम है, दोनों बच्चों को दिख रही होगी। सेम का मतलब हो गया मेरे बच्चों बोथ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप बोलोगे ठीक है सर, बोथ आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब रिएक्शन के एंड में
मेरे बच्चों आपके पास न तो बी बचेगा न सी बचेगा। अब आप किसी के बेसिस पर भी कैलकुलेशन कर लीजिए। सामने देखो बेटा, 2 मोल ऑफ सी विल प्रोड्यूस डबल मोल्स ऑफ डी 4, सो 1 विल प्रोड्यूस 2 मोल्स, 6 विल प्रोड्यूस 12 मोल। सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। एक बच्चे ने 24 मोल डी लिखा, गलत बात। मेरे हिसाब से देखो, 2 से 4 1 मोल, सी से आपके 4/2 मोल्स ऑफ डी बनने चाहिए। सो 6 मोल ऑफ सी विल प्रोड्यूस 2 into 6 मोल्स ऑफ डी। आराम से चेक कर लीजिए। क्यों रे बच्चों, सही है? तो कितने मोल्स आने चाहिए? 12। एक बच्चे ने जोश जोश में ज्यादा लिख दिए थे, तो 12 मोल्स डी के बनने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है। पहला आपने निकाला, सबने सही निकाला है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये बताओ ए के कितने मोल्स बचेंगे? चलो बताओ, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए विल रिमेन आफ्टर रिएक्शन? बताओ 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 बताओ। तो देखो, इसके मोल्स तो आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया बेटा? आपको बताना है। इसके मोल्स कितने आएंगे? इसके 0 हो गए, इसके 0 मोल हो गए, इसके 12 मोल बन गए बेटा डी के। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ए के कितने मोल्स बचेंगे। मैं देखना चाहता हूं, बोलो बोलो मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर 3 मोल्स ऑफ ए आपके इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। देखो मेरे बच्चों, इसके 2 मोल से इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 1 मोल से इसके 1.5 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 6 मोल से इसके 6 into 1/2 कितने हो गए? 9। तो आप क्या करो, 10 माइनस, मैं इसके बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3/2 इंटू क्या करोगे? 6। तो सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा सर, 1 मोल ऑफ ए विल रिमेन आफ्टर रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। आराम से सॉल्व करें, यहां से सॉल्व करो, मोल से मिटाइए। आराम से देखो, 2 moles of C reacted with 3 moles, 1 mole will react with 3/2, so 6 mole will react with 3/2 into 6। बच्चे क्या गलती करते हैं बताता हूं। बच्चे जल्दबाजी में, कभी कभी देखो बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, ह्यूमन मिस्टेक आदमी से होती है, भगवान तो अपन है नहीं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में इनको यूज मत करना। ये मोल्स नहीं है, ये तो मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो तुमको क्या करना है मेरे बच्चों, कैलकुलेशन यहां से करनी है। रिमेंबर, अगर आप यहां से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये बात। 1 1 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये मामला बहुत बढ़िया हिट हो चुका है अपना। क्लास में जिस तरीके से रेस्पॉन्स आ रहा है तो आपको दिखना चाहिए। और जिनको बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या स्क्रीन बहुत छोटा है उनका, वो इसको दोबारा से आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि अपन ने एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल अभी एक के बाद एक लिए हैं, ठीक है ना। वाई यू नॉट रिलेटेड ए विद बी? रेहान अली बोल रहे हैं, अरे तू वो कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये इजी लगे कैलकुलेशन में। ये बच्चा बोल रहा है आपने बी को ए से लिंक क्यों नहीं करा? अरे दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है बी और सी, किसी से भी रेहान कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इस बच्चे की भी बात रख लेते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दो भाई। इसको देखो, अगर आप दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, रेहान सामने देखो बेटा, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, नो चीटिंग, तो आप किसी के बेस पर कैलकुलेशन करो, सही आंसर आएगा। फिर भी देखो, 5 मोल विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ए, तो क्या करोगे बेटा, 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ बी रिएक्टेड विद क्या लिखोगे बेटा? आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ दिस रिएक्टेड विद, बोलो बोलो, रिएक्टेड विद 3/5 मोल ऑफ ए, ठीक है। सो 15 मोल विल रिएक्ट विद 15 मोल ऑफ बी रिएक्टेड विद, क्या लिखोगे रेहान? रिएक्टेड विद 3/5 into 15, 9 मोल्स ऑफ ए,
ठीक है। तो 10 में से वो आपका 9 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बी और सी किसी के भी बेस पर कैलकुलेशन कर देना, ठीक है, ओके। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं, जैसे एक लिख रहा है ए से डी कर दें, ए से डी करोगे तो मरोगे, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स आएंगे। मरने का मतलब है नेगेटिव मार्क्स। ये एक्सिस रीजेंट है, इसके बेस पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। यू मस्ट फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है सर यू आर दी क्या बोला, बेस्ट टीचर। अरे इसमें लिखना क्या है बेटा, बोलना क्या है, लिखना क्या है, तो अंडरस्टूड है यार। इसको लिखना क्या है स्क्रीन पे बेटा, ये तो पर्सनल, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या बोलना है, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, आराम से, नहीं, ओके, ये आराम से देख लीजिए। और जिसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्लो सीख पाता है, वो इन चीजों को रिवाइज करेगा एक बार, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, समझ आ गया सर, कियान खान, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सीख लिया मेरे बच्चों। अब लिखो कि सर इम्प्योर सैंपल क्या होता है मेरे बच्चों। लिखो सारे बच्चे, कभी भी किसी प्योर सैंपल में अगर इंप्योरिटीज आ जाए, फिर अब मैं आपको प्रॉब्लम फिर कराऊंगा, अभी मैं आपको प्रॉब्लम भी कराऊंगा। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी को, फिर हम अभी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहां भी करेंगे, आगे भी फ्यूचर में करेंगे। चलिए, प्योर सब्सटेंस में अगर मेरे बच्चों इंप्योरिटीज आ जाएं, क्या आ जाए, इंप्योरिटीज आ जाएं, जैसे मान लो मेरे बच्चों आपके पास कॉपर के अंदर, मान लो कॉपर में ऐसी कुछ इंप्योरिटी आ गई किसी और मेटल की, तो इंप्योरिटी प्लस प्योर सब्सटेंस वो कहलाएगा इम्प्योर सैंपल। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है इम्प्योर सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट्स मीन दिस सैंपल कंटेन्स मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सम इंप्योरिटीज। एग्जाम में अगर इंप्योरिटीज के बारे में मेंशन नहीं होता है तो वो इंप्योरिटीज नॉन रिएक्टिव मानी जाती है, मतलब इनर्ट मानी जाएंगी। इजी लैंग्वेज में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इफ नॉट स्पेसिफाइड देन कंसीडर इंप्योरिटीज एज इनर्ट और नॉन रिएक्टिव इन नेचर। कि एग्जाम में जो आप कैलकुलेशंस करेंगे, वही प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा मैं आपको, पेशेंस रखिएगा। तो इम्प्योर सैंपल, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया इम्प्योर सैंपल ऑफ, मान लीजिए ऐसे बोल दिया मैंने MnO2, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इम्प्योर सैंपल MnO2 का मतलब है इस सैंपल में MnO2 तो था ही, साथ में इसमें कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज भी हैं, तो इसमें MnO2 इजी लैंग्वेज में प्लस इनर्ट इंप्योरिटीज हैं। इनर्ट मतलब मेरे बच्चों जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं उनको बोलते हैं इनर्ट इंप्योरिटीज। तो इम्प्योर सैंपल अगर कहीं एग्जाम में लिखा हो तो अपने को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सर हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन लेवल, आहा वाह यार, कितना अच्छा क्वेश्चन करा है। इसका मतलब होता है आपको आसपास की चीजों को भूलना होता है, नहीं, जस्ट फोकस ऑन स्क्रीन, मुझे देखो, ठीक है। जैसे सच में बताऊं, मेरी एज 50 ईयर क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मैं इतना हार्ड वर्क करता हूं, फिजिकल वर्क करता हूं, मेंटल करता हूं, तो आप भी कर सकते हो। अब तो आप मेरे स्टूडेंट बन गए भाई, इंटरनेशनल आयरन मैन सर्टिफाइड। बहुत से लोग तो आयरन मैन मूवी देखते हैं, तुम रियल आयरन मैन के इंटरनेशनली सर्टिफाइड आयरन मैन 2019 में बन गया था बेटा मैं तो। उसके बाद आप वर्ल्ड के एक इंटरनेशनल रनर जिसका नाम नरेंद्र अवस्थी है, एन अवस्थी के नाम से बुक आती है, उनको भी आप जानते हैं, वो मैं ही हूं। तो मैं इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी मैराथन्स में पार्टिसिपेट करता हूं। आपके दिल्ली में अभी फैब में आया था फरवरी में, आपको अच्छा लगेगा जान करके, 42.2 किलोमीटर जिसको दौड़ने के लिए न्यू दिल्ली में 6 आवर्स मिलते हैं, मैंने 42.2 किलोमीटर जो रनिंग थी वो 3 आवर 36 मिनट में की थी। कितने? 3 आवर 36 मिनट में। तो ये एज के हिसाब से बड़ा अच्छा टाइम माना जाता है इंडिया के बाहर, ठीक है। तो आपको मेहनत करना चाहिए, होल लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस, सीखते रहिए, एंजॉय करिए, बट हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ओके। नहीं तो क्या होता है फिर, दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत सारी आप मेरी बात समझेंगे।
आहा, एक बच्चा बोल रहा है मुझे फीवर हो रहा है सर। ओके, फीवर हो रहा है, तो फीवर हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, पानी लो या दूध लो मेरे बच्चे, और उसमें एक टैबलेट डॉक्टर साहब को दिखा के एक टैबलेट ले लीजिएगा, है ना, सही हो जाएगा, डोंट वरी, मेंटली स्ट्रांग बनो, है ना, घबराए नहीं। चलिए, ओके, अब देखो मेरे बच्चों, एक टर्म आएगी जब आप मूल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि रेजिड्यू क्या होता है सर। रेजिड्यू कोई भी सब्सटेंस जो वेसल के बॉटम में पड़ा हुआ रह जाएगा, सॉलिड, ठीक है ना, वो कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस जो वेसल में बॉटम में पड़ा रहेगा उसको आप रेजिड्यू बोलेंगे। इसमें गैस कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। जो सामने देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्रायंगल बना रखा है बेटा। ट्रायंगल बनाने का मतलब है कि आप हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, हीटिंग का कलर तो बढ़िया लगाओ है यार, रेड लगाते हैं, रेड, है ना, ये बात। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है बेटा रेजिड्यू कहलाएगा, और CO2 गैस। एरो अपवर्ड बनाने का मतलब होता है मेरे बच्चों, अगर आपने वेसल ओपन रखा तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको डिकम्पोज किया तो बॉटम में पड़ा हुआ रह जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गुड बाय आपको बोलकर चली जाएगी, है ना। और मान लो आपने वेसल क्लोज रखा तो भी मेरे बच्चों वेसल के बॉटम में कौन है, आप बोलोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कहलाएगा आपका कैल्शियम का ऑक्साइड। मैं मान के चल रहा हूं रिएक्शन हो गई, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका कहलाएगा रेजिड्यू। और जो CO2 गैस है मेरे बच्चों, इसके पार्टिकल्स वेसल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। तो ध्यान रखें, जो गैस होगी बेटा वो वेसल में सब जगह घूमती रहेगी स्पेस में, तो वो कभी भी रेजिड्यू में कंसीडर नहीं होती है। एनी सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ वेसल इज कंसीडर्ड एज, एक बच्चे ने लिखा है सर प्रेसिपिटेट और रेजिड्यू दोनों एक ही बात मान लें अपन, हाँ, प्रेसिपिटेट भी मेरे प्यारे बच्चे बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है, तो उसको आप रेजिड्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चलेगा। सर मींस प्रेसिपिटेट को ही रेजिड्यू बोलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। हर जैसे आप रिएक्शन करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आगे बताऊंगा मैं आपको, मूल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा अलग से। ये जो रिएक्शन है बेटा वो सॉलिड की रिएक्शन है, तो इसमें सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ, सॉलिड ही बना, तो उसको रेजिड्यू बोलो। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आप दो सॉल्यूशन को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें बॉटम में एक अगर सॉलिड सब्सटेंस बनकर सेटल हो गया तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो आगे आगे पढ़ेंगे हम, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने कभी सुना होगा सिल्वर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लो मेरे बच्चों, ठीक है, और उसमें सिल्वर NaCl ले लो, सॉरी सिल्वर NaCl ले ली, सोडियम क्लोराइड, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो। एक्वस समझते हैं बेटा, एक्वस का मतलब होता है वाटर सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, AgCl का प्रेसिपिटेट बॉटम में बैठ जाएगा, और साथ में ये आपका NaNO3 बन जाएगा, तो NaNO3 एक्वस रहेगा, तो ये जो बॉटम में सेटल हो जाएगा इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यस, अगर आप प्रेसिपिटेट को अलग कर लेते हैं वेसल में से या नीचे पड़ा हुआ है बॉटम में, तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर ये हमारी इस रिएक्शन का रेजिड्यू है, बिकॉज ये सॉल्यूशन में आयंस घूमते रहेंगे, है ना। तो ये आपका रिएक्शन के एंड में ये स्टोरी रहेगी कि आपके पास NaCl या जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, इसमें जो आपके पास ये जो बातें कर रहे हो, इस Na+, कलर चेंज करता हूं, Na+ सॉल्यूशन में डांस करते रहेंगे, आप भी डांस कर सकते हैं, नाइट्रेट आयन और Na+ आयन, ये नहीं कहलाएंगे बेटा, रेजिड्यू कहलाएगा नीचे बॉटम में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये वो कहलाएगा आपका प्रेसिपिटेट। ये होता है आपका AgCl सॉलिड। इसको किसी बच्चे ने इस रिएक्शन में रेजिड्यू बोला तो भी चलेगा, है ना, ये वेसल के बॉटम में रहेगा, तो ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक्वस फेज की रिएक्शन से हो रहा है। लेकिन ये बाद में पढ़ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे,
प्रेसिपिटेट रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन वो लेट आएंगे जब हम कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी करेंगे। तो अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर लंबा जाएगा। क्या कहा था मैंने शुरू में, पेशेंस रखते हुए लगभग हम 1.5 महीने पढ़ेंगे, तो पेशेंस रखिए इन चीजों के लिए, है ना। तो रेजिड्यू हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, सोडियम बाई कार्बोनेट की अगर आप हीटिंग करें मेरे बच्चों, तो ये सोडियम कार्बोनेट सॉलिड जो है वेसल के बॉटम में रखा हुआ रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेजिड्यू। और जो CO2 और H2O है, एरो बनाने का मतलब होता है ये गैस बनेंगी, अगर वेसल ओपन हुआ तो वेसल में से निकल के जा सकती हैं, और वेसल में कलेक्ट करोगे तो भी वेसल के अपर पार्ट में रहेंगी। तो ये गैसेस कभी भी रेजिड्यू में कंसीडर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। इसको स्क्रीन पर फालतू बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, किसी भी मान लो किसी रिएक्शन में साहब आपका कोई बहुत गाढ़ा, जैसे इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में कई बार क्या होता है, वेसल में बहुत सारी रिएक्शन के बाद में लास्ट में कोई थिक लिक्विड बच रहा है, तो यस उसको भी आप रेजिड्यू बोलते हैं। गैस नहीं आएंगी कभी भी रेजिड्यू में, है ना। वेसल के बॉटम में जैसे कई इंडस्ट्रीज में बहुत थिक लिक्विड बचा हुआ रहता है हमारे रिएक्टर के अंदर, यस यू कैन से दैट इज रेजिड्यू ऑफ अ रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है जो आपको ध्यान रखना है, वो है परसेंटेज यील्ड। क्या बोला बेटा, परसेंटेज यील्ड, आराम से देखिए। ये क्या होता है मेरे बच्चों, परसेंटेज यील्ड रेशियो है बेसिकली। मोल्स का भी ले सकते हैं, मास का भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोल्स का भी ले सकते हैं, मास का भी ले सकते हैं। अब होगा क्या, तुम जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो लेबोरेटरी तो ठीक है, इंडस्ट्री में जाओगे तो हमारी बहुत सारी रिएक्शंस होती है मेरे बच्चों, है ना। प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपके किसी के पापा अगर प्लांट में काम करते हो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सीमेंट, रिफाइनरीज, तो वो देखेंगे या उनसे उनके साथ कभी विजिट करना, तो प्लांट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, कई रिएक्शन कई स्टेजेस में होती हैं, कई साइड रिएक्शंस होती हैं, कई जगह हमारी बहुत सारी पाइपलाइंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। कई बार हमको उसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं, कई बार हमको प्रेशर ज्यादा डेवलप होने पर गैसेस को पर्ज भी करना पड़ता है, निकालना भी पड़ता है। कई बार हमारा प्रोडक्ट जो बेल्ट पर ट्रांसफर हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिर जाता है, मैटर ट्रांसफर होते समय कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाता है। तो एक्चुअल में आपको एज पर स्टोइकियोमेट्री कितने मोल्स बनने चाहिए वो तो यहां लिखना है। ये क्या लिखा बेटा, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जितने मोल्स स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बनने चाहिए थे, ये तो ये रहे। एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वास्तव में कितने मोल्स बने, इजी लैंग्वेज में आपने कितने मोल्स वेसल के अंदर या रिएक्टर के अंदर जहां भी रिएक्शन कर रहे हैं, एंड में एक्चुअल में कितने मोल्स मिले। तो ये एन एक्चुअल और एन थ्योरेटिकल मोल्स का रेशो है। जिस सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, मोल का रेशो वेट का रेशो होगा, क्योंकि मोलर मास तो टाइम के हिसाब से चेंज होता नहीं है मेरे बच्चों। रिएक्शन में मोलर मास थोड़ी चेंज होता है, मास चेंज होता है भाई। तो मोल्स का रेशो मास का रेशो भी आएगा। तो परसेंटेज यील्ड इज द रेशियो ऑफ एन एक्चुअल डिवाइड बाय एन थ्योरेटिकल, या फिर आप मास लेंगे तो एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। इंटू 100 करना है, इंटू 100 करना ना भूलें, तो परसेंटेज यील्ड इसको बोलते हैं। अब कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सर थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, तो मैं आपके लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको। थ्योरेटिकल का मतलब है, यहां पर जो आपने लिखा है थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसका मीनिंग समझा रहा हूं मैं कि सर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड, बोल दीजिए आप, फॉर्म्ड एज पर स्टोइकियोमेट्री, कि आपकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से मेरे बच्चों, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड फॉर्म्ड एज पर स्टोइकियोमेट्री। ये क्या हुआ, एक्चुअल, इसको ऐसे लिखता हूं शॉर्टकट में, परसेंटेज यील्ड, जितने आपने एक्चुअल में कलेक्ट किए बेटा, एक्चुअल यहां लिख लो और नीचे लिख लो एन थ्योरेटिकल। क्या लिख लो बेटा, एन थ्योरेटिकल, ये लीजिए
इंटू 100 कर दीजिए। और अगर हम मोल की जगह मास का रेशियो लेना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो मास का रेशियो ले लीजिएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मास का मतलब हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड एज पर स्टोइकियोमेट्री। तो मैं भी करके दिखाता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं, पहले लिख लीजिए, इनटू 100 करना ना भूलें, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब होता क्या है, मैंने सिखाया आपको कि आप तो लिख देते हो सर कि ए, जैसे मान लो इधर देखो सामने, अभी मैं आपको वापस लाऊंगा इसी पर, a प्लस 2b कन्वर्टिंग इंटू 3c। सामने देखना मेरे बच्चों, सामने देखो रे मेरे बिट्टू, आराम आराम से, जल्दी नहीं करें। इनिशियल मोल्स आपने कुछ लिए मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर हमने आफ्टर रिएक्शन, इसे कुछ मोल्स ले लेते हैं, ठीक है, ले लो भाई। मान लीजिए आपने इसके मोल 5 लिए, इसके मोल 10 लिए। अब क्या हुआ, आपने जब रिएक्शन परफॉर्म की तो एक्चुअल मोल्स जो प्रोड्यूस हुए, एक्चुअल मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड इन रिएक्शन आर सपोज करिए, ऐसे ही मैं लिख देता हूं कि आर 12 मोल्स, ठीक है ना। तो एक्चुअल मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड इन रिएक्शन आर 12 मोल्स, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको ही समझना होता है कि सर मैं जो परसेंटेज यील्ड निकालना चाहता हूं मेरे बच्चों, परसेंटेज यील्ड, तो आपको एक्चुअल कितने बने 12, 100 कर देंगे। तुमको स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि सर हमारे हिसाब से इसके 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करने चाहिए, इसके 5 मोल इसके 10 मोल से रिएक्ट करने चाहिए। तो ये दोनों रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में है, आप बोलोगे यस सर। तो ए के 1 मोल से इसके 3 मोल्स बनने चाहिए, तो 5 से इसके 15 मोल्स बनने चाहिए। तो हमारे एज पर स्टोइकियोमेट्री हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी शुड फॉर्म्ड, तो आप बोलेंगे सर 15 मोल्स ऑफ सी शुड फॉर्म्ड एज पर स्टोइकियोमेट्री। लेकिन एक्चुअल में कितने बने, तो आप बोलोगे सर आपने दे रखा था एक्चुअल में 12 मोल्स बने। तो इसका मतलब है सर परसेंटेज जो यील्ड है वो कितना हो गया 80%। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स का, आराम से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल्स का सर कहीं ना कहीं लॉस हो गया उस इंडस्ट्री में जहां आप ये रिएक्शन कर रहे थे। रिएक्शन मेरे बच्चों इतनी सिंपल नहीं होती हैं। जैसे अगर किसी के पापा मान लो फर्टिलाइजर प्लांट में काम करते हैं जिसमें यूरिया बनता हो, तो यूरिया की रिएक्शन को लिखना बड़ा आसान है। उसका एक सेक्शन होता है मेरे बच्चों अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। लेकिन अगर आप इसका प्लांट देख लेंगे, केवल अमोनिया सेक्शन प्लांट का, तो आपका ये जो माइंड है ना एकदम से चेंज हो जाएगा कि हे भगवान N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू NH3, उसके लिए इतने सारे वेसल्स, इतने सारे पंप, कंप्रेशन, रिएक्टर, जने क्या क्या आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा दुनिया उतनी आसान नहीं है, इंजीनियर से इतनी दिखती है। तो वहां जाके समझ में आएगा कि हम जो सोचते हैं उतने मोल्स वास्तव में वेसल में बनेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा उतना वहां पर आपके साथ में यील्ड के कम होने के चांस रहते हैं। तो इस रिएक्शन में यील्ड 80% आया। अगर एग्जाम में आपको यील्ड नहीं दे रखा है मेरे बच्चों, आपको एग्जाम में अगर क्या यील्ड नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है आपको उसको 100% मानते हुए कैलकुलेशन करनी होती है। इसका मतलब होता है आप मानकर चलेंगे सर उस केस में कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक देखो बच्चा लिख रहा है, क्या आदमी है यार, सर प्रेसिपिटेट में गैस आएगी, कैसी बातें करते हो तेजस यार, कैसी बातें करते हो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा क्या 8th 9th 10th में कुछ भी। प्रेसिपिटेट में कभी गैस आती है क्या यार, हद कर रहा है यार। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने ये तक बोल दिया हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मान नहीं रहे अभी भी लिखे बिना। मान जा बेटा, मान जा रे, मान जा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे बच्चों, है ना। एक बच्चा पूछा सर क्या इनिशियल मोल्स दिए जाएंगे, मोल्स नहीं दिए जाएंगे तो मास दिया जाएगा, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके ओके, चलें आगे चलें। तो ये हो गया मेरे बच्चों। अब हम यील्ड को देख लिया, तो यील्ड को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअल मोल्स
और थ्योरेटिकल मोल्स का रेशियो है और उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस पर ध्यान दो सारे मेरे प्यारे बच्चे, इस पर ध्यान दो कि थ्योरेटिकल मोल्स का मतलब है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड फॉर्म्ड एज पर स्टोइकियोमेट्री। लिखो मेरे बच्चों इसको, ये आपके नोट्स में हमेशा होना चाहिए। पानी पी लो मेरे बच्चों, बहुत गर्मी है, बीच बीच में पानी पी लिया करो रे, या मम्मी से लस्सी ले लिया करो। ठीक, वैसे लस्सी पियो तो नींद आएगी बेटा ना, पानी पिया करो। हाउ टू रिवाइज प्रीवियस लेक्चर, एक बच्चा लिख रहा है, अरे मेरे बच्चे नोट्स बनाओ और उन नोट्स को अपने हैंड रिटन बनाओ। बहुत से बच्चे क्या है, इतने आलसी होते हैं कि नोट्स खुद के नहीं बनाते हैं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे आपको बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप अपने खुद की हैंडराइटिंग में शानदार पहले लेक्चर अटेंड कर लें, साथ में नोट्स बना रहे वेरी गुड, नहीं बना रहे तो बाद में नोट्स बनाओ और एक बार में शानदार अपनी लैंग्वेज में राइटिंग में नोट्स बनाओ और उनको एज पर डिजायर एज पर रिक्वायरमेंट मेरे बच्चों रिवाइज करते रहो। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है अब लिखें आगे बेटा, चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चों। एक बात ध्यान रखो मेरे बच्चों, कोच कितना भी अच्छा हो, मेरी बात ध्यान रखना, एक बात जिंदगी भर ध्यान रखना, कोच कितना भी अच्छा हो उसको स्टूडेंट भी लायक मिलना चाहिए। अगर स्टूडेंट के अंदर ही स्पार्क नहीं है सीखने का तो कोच एग्जाम देने नहीं जाता है। कोच आपको सारी स्ट्रेटजी बता देगा, सब कुछ सिखा देगा, लेकिन जब परफॉर्म करने का समय आएगा तो अगर स्टूडेंट वीक है, उसकी विल पावर कमजोर है, वो कम सीखता है, कम पढ़ाई करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी नहीं आएगी। अगर सारे बच्चे मैं जो सिखाता हूं या और भी जो ऑनरेबल टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं वट एवर, तो उनके बच्चे फेल ना हो। लेकिन मैंने क्या बोला, कंपटीशन में जब 15 लाख बच्चे बैठेंगे और आपकी सीट्स लगभग आईआईटी में ऑलमोस्ट 18,000 हैं, उसमें भी रिजर्वेशन है, तो आप समझदार हैं कि सर कई बच्चों को अच्छा होने के बावजूद फेल होना पड़ेगा, है ना, अच्छा होने के बाद फेल होना पड़ेगा क्योंकि सीट्स कम है। तो ऐसे में आपको कोच का फायदा उठाना चाहिए। मेरे से भी हजारों बच्चे पढ़ेंगे अपने कैरियर विल पर, सो मेनी थाउजेंड्स एडमिशन हो चुके हैं, ये कोई 2 5 10 हजार नहीं है। तो ये जो बच्चे घर पे रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो स्कूल जा रहे हैं, बहुत कोई लाइव अटेंड कर रहा है, कोई रिकॉर्डिंग देखेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि सर हम इन सर का कितना फायदा उठाएं कि हमारी रैंक 1 2 3 4 10 आ जाए। जब मुझे अगर अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे पढ़ाने को, या बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो मैं और मेरे साथी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो रैंक थोड़ी लाएंगे यार, वो एग्जाम थोड़ी देने जाएंगे, तो रैंक नहीं आएगी। तो इसलिए जो रॉ मटेरियल है वो भी अच्छा होना जरूरी है। एक बच्चे ने, आपने सुना होगा अभी, अगर सुना होगा आप न्यूज़पेपर के थ्रू, मैंने भी पढ़ा था कि एक बच्चे ने अभी कल, 14 साल का बच्चा है, उसने अभी आईपीएल में 100 मार दी कल 35 बॉलों में। तो ठीक है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे, आप जानते हैं, ठीक है ना, आपने सुन लिया होगा, पेपर में न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, है ना। तो उस बच्चे का टैलेंट था, उसने पहले से बहुत हार्ड वर्क कर रखा था, उसके टैलेंट को पहचाना और कोच ने उसको फाइनल शेप दे दी या दे रहे हैं। तो इसलिए कोच का रोल जो है वो क्रूशियल है, लेकिन अंत में ध्यान रखना है कि फायदा आपको उठाना है। आपने अगर हार्ड वर्क नहीं किया, अब इस क्लास में ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो आराम से आईआईटी में सेलेक्ट होंगे, और ऐसे ही बैठे होंगे जो फेल हो जाएंगे आसानी से क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वेरी सिंपल। तो अगर कोच आपका जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके ही प्लेयर हमेशा बेस्ट करेंगे। उन बच्चों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उनको हार्ड वर्क विद डेडिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे बच्चों परसेंट यील्ड की डेफिनेशन है। अब हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में, ये भी देख लेंगे। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, खुद ही आंसर निकालो, एकदम इजी प्रॉब्लम है। चलो करो करो करो, नहीं आएगी तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो, वेरी इजी प्रॉब्लम। लिखो मेरे बच्चों, अब आंसर निकालें आराम आराम से ना, घबराए नहीं, आंसर आ जाएगा बहुत जल्द। देखो 2
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे मेरे बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, H2 प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2HCl। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या हो रहा है देखो, इसके 2 मोल से एज पर स्टोइकियोमेट्री 2 मोल, इसके भी आपने 2 मोल लिए हैं, तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 4 मोल्स ऑफ HCl शुड बी फॉर्म्ड। ये मेरे प्यारे बच्चों बनने चाहिए थे। आप बोलोगे हाँ सर बड़ा आसान है, 2 मोल ऑफ दिस will react with 2 mole of Cl2 and formed 4 mole of HCl। लेकिन आपने जो लिखा है उसके हिसाब से आपको केवल 2 मोल HCl मिले, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो गया बेटा, जो अभी सिखाया था मैंने आपको, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है बेटा, N एक्चुअल डिवाइड बाय N थ्योरेटिकल इनटू 100। तो क्या करोगे मेरे बच्चों, N एक्चुअल 2 मोल्स बने, 4 बनने चाहिए थे इनटू 100, तो आपका आंसर आएगा 50%। तो सारे बच्चों का आंसर 50% आना चाहिए, सबका आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी सिंपल फंडामेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब थोड़ी सी बेटर प्रॉब्लम पे आइए। चलिए, आपको जो मैंने आज पढ़ाया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लिमिटिंग रिएजेंट और यील्ड, इन पर हम बात करें। इम्प्योर सैंपल क्या है, बेसिक चीजें करो। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे सॉल्व करो। एटॉमिक मास अगर बच्चों को नहीं मालूम हो तो यहां लिखा हुआ है मेरे बच्चों, घबराना नहीं है, नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बस कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा रखो। ये नहीं होना चाहिए सर दोबारा बोलना, दोबारा रिपीट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो, है ना। चलिए, क्या लिखा बेटा, वॉट मास ऑफ P4O10 was obtained when 12.4 ग्राम of P4 reacts with 1.92 ग्राम of ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। P4 प्लस क्या बनाना है बेटा, P4O10, बच्चों की तरह यहां लिखो P4O10। तो आपको 10 मोल O चाहिए, मींस 5 मोल ऑफ O2 लिखना पड़ेगा। तो ये आपके ऑक्सीजन और P4 की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी। अब तुम क्या करोगे मेरे बच्चों, इनके मोल्स निकाल लो। अगर मोल्स नहीं दे रखे हैं तो हम मोल्स निकाल लेंगे मेरे बच्चों। अब बोलो कैसे निकालोगे, 12.4 ग्राम डिवाइड बाय, इसका एटॉमिक मास है मेरे बच्चों 31, P4 में कितने हो गए 31 इंटू 4। तो आप बोलोगे सर 12.4 डिवाइड बाय 124, 0.1 मोल आ गया मेरे बच्चों। ऐसे ही अब आप ऑक्सीजन के मोल्स निकालो मेरे बच्चों। तो ऑक्सीजन के मोल्स निकालो बिट्टू, मैं यहां से लेता हूं आराम आराम से। ऑक्सीजन के मोल्स बताओ रे, प्लस 5O2 कन्वर्टिंग इनटू P4O10। हम धीरे धीरे अब बेसिक लेवल से धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। अब इसके मोल्स कितने आए बेटा, 1.92 डिवाइड बाय 32। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो आराम आराम से देखो 32, 6, 0 पॉइंट कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 0 पॉइंट, ये तो 06 आ रहा है मेरे बच्चों। मास मैंने 1.92 ग्राम सही लिया, हाँ 1.92 ग्राम था, तो ये तो बहुत कम मोल्स हो गए मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत कम मोल्स हैं, 0.06 मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा, इसके 0.1 मोल के लिए इसके तो 0.5 मोल्स चाहिए थे। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी बोलो।
अरे कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस, जल्दी बताओ, मैं सामने देख रहा हूं। तो इसके 1 मोल के लिए इसके 5 मोल्स चाहिए थे। आप बोलोगे हाँ सर ये भी सही है, ठीक है। तो आराम आराम से अब आपको समझ में आएगा ये कौन हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो P4O10 के कितने मोल्स बनेंगे मेरे बच्चों, सोचो, बोलो बोलो। ठीक है, तो आपने मोल्स निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे मेरे बच्चों, 0.1 मोल उसके 0.06 मोल, ये भी ठीक है भाई। अब इसे कितने मोल्स बनने चाहिए, 5 मोल विल प्रोड्यूस, सो 0.06 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास मोल्स आ गए मेरे बच्चों, किसके, मोल्स ऑफ P4O10। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो 0.06 डिवाइड बाई 5 मोल्स आने चाहिए। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, क्या ये हमारा आंसर है मेरे बच्चों। आप बोलोगे नहीं सर, हमें मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मास ऑफ P4O10 फॉर्म्ड, क्या करोगे मेरे बच्चों, 0.06 डिवाइड बाय 5 इंटू P4O10 का मोलर मास निकाल लो मेरे बच्चों। P4 124 प्लस 16 इंटू 10, ठीक है। अब सॉल्व करके बताओ बेटा कौन सा आंसर आ रहा है रे, बताओ। हाँ, LR=O2 तो निकाल लिया बेटा, है ना, आराम आराम से। अब मास निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है, इसको ऐड करो मेरे बच्चों। 160 प्लस 124 कितना हो गया रे मेरे बच्चों, 284। सॉल्व करो और देखो आराम से कि कौन सा आंसर इनमें से आपका मैच कर रहा है, आराम आराम से करो, करो करो। पक्का आंसर, बच्चे आंसर दे रहे हैं, डी आ रहा है सर, चेक कर लो भाई, डी आ रहा है पक्का, विश्वास कर लूं। तो 0.06 डिवाइड बाय 5 इंटू कितना हो गया, 284, ये लीजिए आराम आराम से, सबका आंसर डी आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो अपना आंसर आ रहा है इसके अंदर डी, 3.408 ग्राम, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, 5 को इसे डिवाइड कर लें, ठीक है, हो जाएगा। या इसको 0.012 कर लें, ऐसा करते हैं, 0.012 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, है ना, कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको दिखेगा कि ऑप्शंस में 2.84 ये नहीं आ सकता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत कम है, तो आपको कैलकुलेशन एग्जाम में एक्यूरेट करनी चाहिए। डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रिएक्शन पहले बैलेंस करो, फिर आप मोल्स निकाल लो, इसके 1 मोल के लिए इसके 5 मोल चाहिए, 0.1 के लिए 0.6 मोल चाहिए थे, बट वी हैव वेरी स्मॉल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो O2 इज लिमिटिंग एजेंट। उसके बेसिस पर आप आराम से P4O10 के मोल्स निकाल लो और मोल्स को फिर मास में कन्वर्ट कर दी। ये क्या है मेरे बच्चों, ये है इसका मोलर मास। तो एग्जाम में मोलर मास को आराम से कैलकुलेट कर लें, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चा बोला दोबारा समझा दो बेटा, दोबारा क्या समझाऊं, मोल्स तो निकाल लिए, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब इसके 1 मोल के लिए इसके 5 मोल चाहिए मेरे बच्चे, तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों, 0.1 मोल के लिए मेरे पास इसके 0.5 मोल होने चाहिए थे, लेकिन ये तो बहुत कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसके 5 मोल से इसके 1 मोल बनने चाहिए, तो 0.06 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 0.06 डिवाइड बाय 5, वाई, बिकॉज 5 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ P4O10। तो आराम से ऐसे करो बच्चों की तरह, स्टोइकियोमेट्री, है ना। और मोल्स को मेरे बच्चों मास में कन्वर्ट करने के लिए जिस बच्चे ने बोला उसको बता रहा हूं बेटे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका ये आंसर ग्राम में आ जाएगा, जो बच्चे बता रहे हैं क्या आ रहा है, डी, ठीक है। चलिए हो गया, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चों, और प्रॉब्लम सॉल्व करो, चलो करिए करिए।
बुक में एमसीक्यू है? हाँ बेटा, एमसीक्यू भी है बुक के अंदर। मोलर मास इज ऑलवेज गिवन। बेटा आपको एटॉमिक मास दिए जाएंगे एग्जाम में, है ना, तो आपको एटॉमिक मास से मोलर मास निकाल आना चाहिए, लेकिन जनरल सब्सटेंसेस के आने चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। डिफिकल्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेज वैसे आईआईटी में दिए जाते हैं, डोंट वरी। अब देखो मेरे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आप बोलोगे ठीक है सर। अब 10 ग्राम मोल्स निकाल लो पहले। मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा? मास डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। बेटे कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का सारे बचे अंदर 12, ओ का 16, तो आप ऐड करोगे तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करो 100 आएगा बेटा, तो इसके मोल्स आएंगे 0.1। आराम से देख लो, तो आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब इसके 0.1 मोल से आप आराम से देखो, एस पर स्टोइकोमेट्री इसके 0.1 मोल और इसके 0.1 मोल बनने चाहिए, शुड बी प्रोड्यूस्ड। हमारी स्टोइकोमेट्री बोलती है मेरे बच्चे कि इसके इतने मोल्स बनने चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, आगे क्या करें सर? आराम से ध्यान दीजिए। अब पॉइंट जो 1 मोल है, 0.1 मोल, अब आपकी इच्छा है कि आप परसेंट यील्ड को रेशो लेना है, मास का ले लें चाहे मोल्स का ले लें। मोल्स का ले रहे हो तो एन एक्चुअल डिवाइड बाय एन थ्योरेटिकल इंटू 100। आप बोलोगे ठीक है सर। यील्ड कितना है बेटा? 80%। लिखो यहां पे 80%। मोल्स थ्योरेटिकल कितने बने बेटा? 0.1। ये लो बच्चों की तरह। एन एक्चुअल कितने बनेंगे मेरे बच्चों? लिखो आराम से यहां इंटू 100। सो एक्चुअल मोल्स ऑफ CO2 कितने बने मेरे बच्चों? 0.1 इंटू पॉइंट, ये देखो आराम से 80/100 कर दो तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो 0.1 इंटू 80/100, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। ओके, तो मेरे पास मेरे बच्चों ये मोल्स कितने आ गए? आप बोलोगे सर 0.08। अब कैलकुलेट मास ऑफ CO2 फॉर्म, तो मास या एक्चुअल मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? 0.08 इंटू 44। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो इसको आप 0.08 को 44 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर 32 और 3 5, तो ये आएगा मेरे बच्चों 3.52 ग्राम। चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है। डी, चेक कर लें आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पेशेंस रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के लेवल को अच्छा रखना पड़ेगा। तो मेरे हिंदुस्तान के उभरते हुए युवा इंजीनियर्स, या ऐसे बोलना चाहिए हिंदुस्तान की, क्या बोलना चाहिए, यंग साइंटिस्ट या यंग इंजीनियर्स, नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अरे हो गया, बस बस, अरे बस मेरे भक्तों, या मेरे क्या, सॉरी, भगवान के भक्तों, आई एम सॉरी, है ना। मैं कोई बाबा जी थोड़ी हूं यार, नहीं कि बाबा श्री श्री 1008 सोडियम बाबा के हम बच्चे हैं ना, हाँ ऐसे नहीं बोलना है ना, ठीक है। मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करो। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ये प्रॉब्लम अब डिफिकल्ट हो गया है, ऑर्डिनरी बच्चों के हिसाब से प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो गया है, तो इसको समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ, फ्यूचर में अपन IITian बनना चाहते हैं, समझ गया समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल, लिखो लिखो लिखो। लिखो लिखो। सर ब्रेक, एक बच्चा बोला रुक जा मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी देरी क्लास बची हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। अच्छा दिमाग लगाओ, ये आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग।
सबसे पहले मेरे बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। लिखो 2KClO3 आराम आराम से बेटा है ना, कन्वर्टिंग इनटू 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास ऑफ KClO3 कैसे निकालोगे बेटा? 39, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, 35.5 प्लस 16 इंटू 3। ऐड करो मेरे बच्चों, कितने ग्राम आ रहा है इसका मोलर मास निकाल लो। इसको ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मोलर मास निकालो। सबसे पहले find the weight of sample of KClO3 to produce 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। परसेंट यील्ड रिएक्शन का दे रखा है 80% और प्योरिटी ऑफ सैंपल है 75%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, कितनी सारी चीजें डाल दी इसमें भाई, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। के का वेट ये रहा बेटा 39, सीएल का 35.5, 16 इंटू 3। अपने आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ। मोलर मास अपने आप निकालो, आपको आना चाहिए। एग्जाम में कैलकुलेशन आप करोगे, मैं नहीं। करो करो करो। रिएक्शन बेटा, रिएक्शन तो दे रखा है ना, KCl3 से O2 बनाना है, तो आपको कॉमन सेंस से बैलेंस करना पड़ेगा ना बेटा यार। 11th क्लास, इसीलिए बोलता हूं छोटी क्लास के बच्चों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, 11th वाले होने चाहिए। हाँ करो करो आराम से। हाँ चलो, ये तो सही बताया, 122.5 चेक कर लो भाई सब लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे बच्चों? फाइंड द वेट ऑफ सैंपल टू प्रोड्यूस 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 80% एंड प्योरिटी ऑफ सैंपल इज 75। वाह, तो आपको ये सैंपल प्योर नहीं है, 25% इम्प्योर सैंपल है, तो फाइंड द वेट ऑफ सैंपल ऑफ KClO3। इसको अलग अलग तरीके से आदमी सोच सकता है। मैं इसको अगर मान लो शॉर्ट में सॉल्व करना चाहूं तो आप आराम से सोचिएगा कि सर मान लो लेट वेट ऑफ सैंपल, लेट वेट ऑफ सैंपल इज x ग्राम। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, तो इस x ग्राम सैंपल में प्योरिटी कितनी है? 75%। तो आराम से देखो, वेट ऑफ KClO3 कितना हो गया बेटा? x इंटू 75 डिवाइड बाई 100 मीन्स 0.75 x। आप बोलोगे ग्राम, ये क्या हो गया बेटा? आप बोलोगे सर ये हो गया KClO3 का वेट। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब आप इस वेट को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। देखिए दो तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो यील्ड से पहले O2 के मोल्स, O2 के मोल्स दे रखे हैं, ये देखो यहां से यील्ड को यूज करेंगे और फिर सैंपल का वेट निकाल लेंगे, या पहले KClO3 का वेट निकाल लेंगे फिर उसको सैंपल में कन्वर्ट करेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। अब देखो मोल्स ऑफ KClO3 कैसे निकलेगा बेटा? 0.75x डिवाइड बाय 122.5। ये क्या हो गए मेरे बच्चों? मोल्स। अभी किसके मोल्स हुए सोचो? ये मोल्स हुए सर KClO3 के। आराम आराम से देखो, अब KClO3 के 2 मोल्स से 3 मोल्स किसके बनते हैं मेरे बेटे? ऑक्सीजन के। सो 1 मोल प्रोड्यूस 3/2 मोल्स ऑफ O2। तो आराम आराम से आओ, मोल्स ऑफ O2 should formed as per stoichiometry should be formed। कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? आप बोलो 3/2 इंटू 0.75x डिवाइड बाय 122.5। आराम से देखो बेटा, मैंने सैंपल, आराम से देखो, कोई बच्चा बोलेगा दोबारा बता दो, आपकी पसंद है कैसे करते हैं। सैंपल का वेट पहले x ग्राम, इंप्यूरिटी मेरे बच्चों उसमें प्योरिटी सैंपल की 75% है, मतलब उसमें 75% कौन है मेरे बच्चों? KClO3।
25% कौन है? इम्प्योरिटी। तो सैंपल का वेट अगर x ग्राम होगा मेरे बच्चों, तो उसके अंदर KClO3 का मास 75% होना चाहिए। आराम से देखो, तो मैंने लिखा 0.75x ग्राम, इसको मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों। अब एज पर स्टोइकियोमेट्री 2 मोल of KClO3 will produce 3 mole of O2. So 1 mole will produce 3/2 moles. So these moles will produce 3/2 into this moles of O2. अब यील्ड 100% नहीं दिया हुआ है, एग्जामिनर ने यहां भी परेशान कर रखा है अपने को, बहुत बढ़िया। तो यील्ड भी 100% नहीं दिया हुआ है सर, ये तो एज पर स्टोइकियोमेट्री आया। तो बच्चों की तरह ऐसे आ जाओ, परसेंटेज यील्ड ये लो, एन एक्चुअल डिवाइड बाय एन थ्योरेटिकल इंटू 100। अब ये कौन से मेरे बच्चों? ये थ्योरेटिकल आ गए। यील्ड कितना है? 80%। आप यूज करो इसको। तो अब आपको लिखा है इन्होंने, फाइंड द वेट ऑफ सैंपल ऑफ KClO3 टू प्रोड्यूस 96 ग्राम ऑफ O2। तो आप पहले क्या करोगे मेरे बच्चों? यहां सामने देखते जाओ, सामने देखते जाओ। आप क्या करोगे बेटा? ये यील्ड जो है कितना परसेंट है? आप बोलोगे सर 80 है, यहां लिखो 80। 80 बच्चों की तरह एक एक स्टेप बता रहा हूं। अब एन एक्चुअल डिवाइड बाय एन थ्योरेटिकल, तो एन एक्चुअल यहां लिखो, एन एक्चुअल डिवाइड बाय एन थ्योरेटिकल इंटू 100। एन थ्योरेटिकल कहां है बेटा? इतने मोल्स बनने चाहिए थे, क्या 1.5। सो 1.5 इंटू 0.75x डिवाइड बाय 122.5, ऐसे कर लो। आप बोलोगे हां सर। तो यहां से मेरे बच्चों मेरे पास एन एक्चुअल आ गए, कितने हो गए? 1.5 इंटू 0.75x डिवाइड बाय 122.5 इंटू क्या लिखूं बेटा? सोचो मेरे बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं आराम से, एन एक्चुअल। आप बोलोगे सर 0.8 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। अब तुम्हारे पास एन एक्चुअल कितना है मेरे बच्चों? सोचो। आप बोलोगे एन एक्चुअल सर 96 ग्राम O2 बना मेरे बच्चों, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आप बोलोगे कर सकते हैं। या तो इसको मास में कन्वर्ट कर लो या उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, इट्स योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे? इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स ऑफ O2 96 डिवाइड बाय 32 कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 3। तो यहां लिखो 3। तो यहां से अब आपका x सॉल्व हो जाएगा, लिखो आराम से, लिखो। सर आपका बुक मैं 10 लोगों को दिया इंस्लम। वाह, सॉल्व करो मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर कर रहे हैं सर। तो आराम आराम से यहां से अब इन दोनों एक एक पॉइंट समझ लीजिए। मैंने पहले सैंपल का वेट x ग्राम लिया, उसमें से 75% प्योरिटी है, मोलर मास से डिवाइड करके KClO3 के मोल्स निकाले बच्चों की तरह। फिर इससे कितने मोल्स O2 के बनने चाहिए मेरे बच्चों, वो निकाल लिया आराम आराम से। मोल्स ऑफ O2 शुड फॉर्म। यील्ड की डेफिनेशन लिखी बच्चों की तरह। हम तो एक लाइन में सॉल्व करते हैं, लेकिन आपके लिए क्या स्टेप स्टेप बतानी पड़ती है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। यहां से आपने ये वैल्यू रखी और अब आपने एन एक्चुअल जो 3 आए थे उसके इक्वल कर दिया। तो यहां से अब आपका एक्स सॉल्व हो जाएगा और आंसर निकालो। आंसर निकालो, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, आप बताओ क्या आंसर आएगा। इसको इक्वलाइज कर दो और एक्स निकाल लो मेरे बच्चों। आंसर ए आ रहा है सबका? वेरी गुड यार, बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर सबका ए आ रहा है। सोचो, तो ये हमारा अच्छा। और सुनो, और सुनो, अरे सुनो तो सही यार, अरे ठीक है ठीक है, अरे बस आगे आगे, अरे मेरे लाल खुशी का आंसू आ रहे हैं, बस करो बस करो, कितने सारों लिख दिया, बस करो बस करो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है कि सर मैं एक काम करूं, पहले O2 के एक्चुअल मोल्स है, रिवर्स करेगा वो, एक्चुअल मोल से पहले यहां जाएगा, सामने देखो रे, अरे बस बस करो रे। हाँ, तो यहां मेरे बच्चों
पहले वो 3 मोल से एन थ्योरेटिकल निकाल लेगा। आप बोलेगे ठीक है सर। फिर थ्योरेटिकल से वो KSO3 के मोल्स निकाल लेगा, KSO3 के मोल से उसका मास निकाल लेगा, और फिर उसको मालूम है कि सैंपल के मास में मेरे पास 75% KSO3 और 25% इंप्यूरिटी है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करिए। ये भी एक सिंपल अप्रोच है, बहुत जल्दी बच्चों को अपील करता है। इस अप्रोच में कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सैंपल का वेट, फिर उसकी प्योरिटी को यूज कर लिया, वेट ऑफ KCl3, फिर मेरे बच्चों हमने वेट ऑफ KCl3 को मोल्स ऑफ KCl3 में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने बच्चों की तरह उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करके O2 बना दिया। फिर उसको एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन पे चले गए, और वहां से हमने यील्ड की डेफिनेशन को यूज करते हुए लास्ट में फाइनल यहां से हमने एक्स सॉल्व किया। तो यहां से जो एक्स आएगा, बच्चे बता रहे हैं आंसर ए आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना? ओके, तो ये आपको 2-3 चीजें एक साथ मिला दी हैं। इसमें यील्ड भी दे रखा है, सैंपल की प्योरिटी भी दे रखी है, तो डरना नहीं है। आप कुछ और फॉर्मेट पसंद हो कि आप तो बोलोगे सर मैं तो रिवर्स करूंगा, पहले O2 के मोल्स निकालूंगा फिर एक्चुअल निकालूंगा, जैसे भी करना है आंसर सही आना चाहिए। तो ये एक इजी अप्रोच है। बच्चों से इसमें क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस या लॉजिकली एरर होने का चांस कम रहेगा, इसलिए ऐसे बताया। दोबारा से इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। गुड फॉर योर। अब देखो एक बच्चे ने इतना बड़ा लिखा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा, एक पता नहीं कितना शॉर्ट रेंज क्या लिखा है, इतना बड़ा है ना, ठीक है, इतना नहीं पढ़ सकता हूं बेटा मैं ना, बहुत छोटा लिखना चाहिए। काम की बात हमेशा बहुत छोटी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों पढ़ते रहें, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, एंजॉय करें, ठीक है ना? हाँ, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, है ना सर? मुझे नहीं पता, कोई बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं, आई डोंट नो, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना? लेकिन आंसर जो क्लोज हो उस पर जाइएगा, ठीक है मेरे बच्चों? अगली क्लास में होमवर्क बताया था, क्या बताया था बेटा? क्वेश्चन बैंक। कितने क्वेश्चन दिए थे उसमें बताओ? होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। होमवर्क दिया था, जो बच्चे लेट आए हो क्लास में उनको बता दूं मैं कि सर आज की क्लास में स्टार्टिंग में आपको मैंने फर्स्ट क्लास एक होमवर्क दिया था, उसमें ये देखो, जो लोग लेट आए 1 से 12 आपको नेक्स्ट क्लास में करके लाना है, ठीक है? जो आज पढ़ाया बेटा वो जेई मेन या एडवांस के हिसाब से या अदर चैप्टर के हिसाब से भी काम आएगा, तो इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है? खुश रहो, पढ़ाई करते रहो मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, बाय बाय।